यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। मैं मलिंगा का सामना जरूर करूंगा। मैं उससे अकेले लड़ सकता हूँ। माको ने सामने खड़े आदमी से खुद के ऊपर नाज करते हुए कहा, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मेरा नाम माको है। दुश्मन को धूल बांटना, सॉरी सॉरी, उन्हें धूल चटाना मेरा काम है। अपनी बात कहते वक्त माको की आंखों में खुद पर विश्वास देखा जा सकता था। ये सुनकर माको के पास खड़ा आदमी वहां से चला गया। यहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के अंदर डैनी और उसके सारे आदमी जमीन पर पड़े हुए थे और सबके सब दर्द से कहार रहे थे। अंकित सबको देखकर मुस्कुरा रहा था और साथ साथ में जूस पी रहा था। हेलेना डरी हुई नजरों से सिर्फ डैनी के आदमियों को देख रही थी। उसको देखकर साफ पता लग रहा था कि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि अंकित बहुत आसानी से सबको पीट देगा। उसी वक्त डैनी गुस्से में चिल्ला कर बोला, अपनी जिंदगी की बची हुई सांसें गिनना शुरू कर दो, तुम मरने वाले हो। मौत से डर नहीं लगता साहब, तुम्हारी बकवास से लगता है। अंकित बॉलीवुड स्टाइल में बोलने की कोशिश कर रहा था। अंकित के मजाक ने डैनी को और गुस्सा दिला दिया। मार खाने के बाद भी डैनी की अकड़ खत्म नहीं हुई थी। वो दोबारा गुस्से में बोला, तुझे पता है मेरा बाप कौन है? नाम सुनेगा तो पतलून ढीली हो जाएगी। मैंने पंत पहनी हुई है, अब चल तू नाम बता। अंकित हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मलिंगा, वो ब्लैक गैंग के बॉस है और तुम्हारे बाप। डैनी दांत पीसते हुए बोला। ये सुनकर अंकित धीरे धीरे डैनी के पास गया और सीरियस होकर बोला, तेरे बाप का इंतजार उसका बाप करेगा। ये बोलते ही अंकित हेलेना के पास गया और उसके हाथ को पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, हमें चलना चाहिए अब। अंकित के साथ हेलेना रेस्टोरेंट के बाहर चली गई। अभी तक हेलेना के दिमाग में डैनी और उसके आदमियों के पिटाई का सीन घूम रहा था। उसके लिए रेस्टोरेंट के अंदर जो भी हुआ था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, किसी मिस्ट्री फिल्म के सस्पेंस की तरह। दोनों गाड़ी के नज़दीक पहुंचे। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, गाड़ी आप चलाओगे या मैं चलाऊं? हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं अंकित, गाड़ी मैं चलाती हूँ। ये कहकर हेलेना जल्दी सी गाड़ी में बैठ गई। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हेलेना अचानक से बोली, तुमने फाइटिंग कहाँ से सीखी? तुम कौन हो? तुम कोई आम फाइटर नहीं हो। सिन सिटी में तुम जैसे फाइटर बहुत कम है। ये सुनकर अंकित कुछ देर शांत रहा। ऑब्वियस सी बात थी कि वो अपने नाइट फाइटर एजेंसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकता था। उसे लो की भी रहना था, इसलिए वो शांत रहा। अंकित को शांत देखकर हेलेना ने अचानक से गाड़ी रोक दी और फिर बोली, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? क्या क्या? मैं समझा नहीं। अंकित हैरानी के साथ बोला। हेलेना अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या तुम भी मलिंगा के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें डर लग रहा है? वैसे लगना तो चाहिए, वो ब्लैक गैंग का बॉस है, वो तो कुछ भी कर सकता है। अब तुम क्या करोगे अंकित? मैं कुछ नहीं करूंगा, सो जाऊंगा घर जाकर, अभय और शुभम से मिलूंगा। अंकित कैजुअली बोला। उस समय हेलेना के दिमाग में अभय की तस्वीर आ गई। वो कुछ सोचते हुए बोली, हु इज दिस अभय? तुम्हारे साथ रहता है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? अभय, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। सॉरी, वो पीता नहीं है। हा 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 हा। अंकित हंसते हुए बोला। उस वक्त हेलेना को समझ में आ गया था कि अंकित ज्यादा बातें शायद बताना नहीं चाहता, इसलिए उसने आगे कोई सवाल नहीं किया और गाड़ी को स्टार्ट करके बार के लिए निकल गई। बार के बाहर पहुंचते ही हेलेना ने गाड़ी रोक दी और अंकित की तरफ देखकर बोली, ओके अंकित, जल्दी मिलते हैं। अब आगे कभी मुझे डैनी परेशान करेगा तो तुम्हें बुलाइनी मैं। एट योर सर्विस 24/7। ये बोलकर अंकित ने हल्की सी मुस्कान के साथ सैल्यूट किया और फिर गाड़ी से बाहर निकल गया। गाड़ी का दरवाजा बंद होते ही हेलेना वहां से निकल गई।
अंकित जल्दी से बार के अंदर गया और अभय को ढूंढने लगा। अंकित को रेस्टोरेंट में हुए इंसिडेंट के बारे में अभय को बताना था। जैसे ही अंकित को अभय दिखा, वो भागता हुआ उसके पास गया और बोला, बॉस, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मुझे नहीं जानना आज क्या हुआ। जब से तू गया है एक अच्छी टिप मिली ही नहीं। मूड खराब है मेरा यार, ज्यादा देर सामने खड़ा रहेगा तो ऐसा मुक्का मारूंगा कि बा से सीधा जोगेश के सोफे तक उड़ता हुआ जाएगा। अभय चिढ़ते हुए बोला। अंकित बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसे मालूम था कि उस वक्त अभय से कुछ बोलना मतलब सवाल जवाब का राउंड शुरू करने जैसा था। जवाब देते देते वो थक जाता, लेकिन अभय के सवाल कम नहीं होते। बा बंद होते ही अभय और उसके साथ अंकित और शुभम जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जोगेश बाहर खड़ा था। तीनों जल्दी से कार में बैठे। कार में बैठते ही जोगेश ने कहा, मुझे पता चला है कि तुमने माको के ग्रुप को जॉइन कर लिया है। हाँ, 2 दिन पहले माको हमारे घर विस्की की बोतल लेकर आया था। हमें लगा बदतमीजी करेगा, लेकिन उसने बहुत अच्छे से बात की। मुझे वो आदमी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने उसके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। जोगेश धीमी आवाज में बोला, अब यही बात है तो ठीक है, अब जो भी होगा हम साथ में देख लेंगे। ये सुनकर गाड़ी के अंदर बैठे लोग हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे। उसी समय जोगेश बोला, वैसे घर के अंदर माको बैठा हुआ है, वो तुमसे मिलना चाहता है। जब से घर आया है हलक से एक बात नहीं निकली उसके, ना जाने क्या बोलना चाहता है। ये सुनने के बाद भी तीनों कुछ भी नहीं बोले, वो शांत थे। जब वे घर लौटे तो उन्होंने देखा कि माको डाइनिंग टेबल पर बैठकर विस्की पी रहा था। वो हर रोज की तरह बहुत ज्यादा नशे में था। माको ने जैसे ही अभय को देखा, वो अभय की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो अभय के पास पहुंचा, उसने मुस्कुराते हुए बोला, मेरे भाई अभय, क्या मस्त कांड किया तुमने आज, सुनकर मजा आ गया यार। उनकी हिम्मत कैसे हुई मिहिका और विनी के साथ बदतमीजी करने की, ब्लैक गैंग समझता क्या है खुद को। ये सुनकर जोगेश बहुत हैरान हुआ, उसे उम्मीद नहीं थी कि माको ऐसी बात बोलेगा। माको फिर से अपने दांत पीसते हुए बोला, अभय, जब मैंने फाइटर्स पैराडाइज ग्रुप बनाया था तब मेरा मकसद सिर्फ यही था कि हम सब सही का साथ दे सके। मैं अब मरने से नहीं डरता। अब तुमने उसे चैलेंज किया है अभय, तो अब एज अ बॉस मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं लड़ूंगा मलिंगा से। हम होंगे कामयाब। शुभम मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, हम होंगे कामयाब। माको मुस्कुराते हुए बोला और फिर सबकी तरफ देखते हुए बोला, मैं जब तक तुम्हारा बॉस हूं तब तक कोई भी हमारे ग्रुप को हाथ भी नहीं लगा सकता। वास्तव में माको के जज्बे को देखकर अभय बहुत खुश हुआ। उसे ये भी अच्छा लग रहा था कि माको खुद को बॉस समझता था। माको, तुम्हें आइडिया है कि कितने आदमी है मलिंगा के पास? मिहिका सीरियस होकर बोली। उनके पास 5 ऐसे लोग हैं जिनको चाकू से लेकर बंदूक सब चलाना आता है। सबसे मजेदार बात यह है कि वो जब भी शिकार पर निकलते हैं बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। माको सीरियस होकर बोला। ये सुनकर सब शांत थे, कोई कुछ भी नहीं बोला। अपनी बात कहने के बाद माको ने अपनी विस्की की बोतल उठाई और सबको देखते हुए बोला, चलो अब मैं जा रहा हूँ, जल्दी मिलते हैं। मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, उससे बोलूँगा मेरे ग्रुप को ज्वाइन करने को, देखो क्या जवाब देता है। मलिंगा घर से बाहर विस्की की बोतल पीते हुए चला गया। उसके जाने के बाद जोगेश थोड़ा सा परेशान हो गया था। उसने जो भी मलिंगा के आदमियों को बारे में सुना था वो उसे भयानक लग रहा था। उसके रिएक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट अभय और उसकी टीम का रिएक्शन था। वो सब एकदम चिल थे। उन्हें मालूम था कि उनके पास अंकित, मिहिका, विनी और शुभम जैसे इक्के थे जो कभी भी बाजी पलटने का दम रखते थे। इस हादसे के अगले 2 दिन तक अभय और उसके साथी अपनी जिंदगी बिना किसी डिस्टर्बेंस के बिता रहे थे। एज एक्सपेक्टेड उसको दिबाकर सेठ का कोई कॉल नहीं आया। शालिनी के बारे में भी उसे कुछ मालूम नहीं पड़ा। जोरा और सानिया की भी कोई खबर नहीं थी। इसी दौरान अभय और उसके चैलेंज की बातें टॉक ऑफ द टाउन बन गई। सब एक्साइटेड थे, लेकिन सबसे ज्यादा वो लोग एक्साइटेड थे जिन्होंने प्रोटेक्शन मनी न देने का सपना देखा था।
इन 2 दिनों में अभय को ज़्यादा टिप भी नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद भी वो टेंशन में नहीं था, और इसी दौरान उसे ये भी मालूम हुआ कि 2 यंग नाइट फाइटर्स सिन सिटी आ गए थे और उनसे मिलने के लिए अभय भी गया था। अभय की हेल्थ अभी धीरे धीरे सही हो रही थी। अभय और उसके साथी तैयार थे ब्लैक गैंग का सामना करने के लिए। माको ने भी हथियार का इंतजाम कर लिया था। वैसे तो जिस जगह पर अभय रहता था वो सुबह से लेकर शाम तक शांत होता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी उधर तब राज चलता था शैतानों का। हर रोज हर कोई हर किसी से रात में लड़ता था। कभी पैसे की वजह से, नहीं तो खाने या अपनी ईगो में आकर लोग लड़ते थे। ब्लैक गैंग के आदमी तैयार थे तबाही मचाने के लिए, पर इस बार उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उनके सामने अभय और उसकी टीम थी। यहीं दूसरी तरफ सिन सिटी के सदर्न पार्ट में जंगलों के बीच में एक छोटा सा घर बना था। उस घर के अंदर एक आदमी रहता था जिसकी उम्र लगभग 60 साल होगी। वो दिखने में शांत लग रहा था। अपने घर की किचन में जब वो खुद के लिए आलू पराठा बना रहा था तभी उसे घर के दरवाजे के पास एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही वो आदमी धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने देखा कि उधर माको पहले से खड़ा था। माको उस आदमी को देखते ही एक्साइटेड होकर बोला, बॉस आपको पता चला, आज मैं और मेरी टीम ब्लैक गैंग का सामना करेगी, उनको सबक सीखने का वक्त आ गया है। ये सुनकर उस आदमी का कोई रिएक्शन नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि उसके कानों में जू भी नहीं रेंगी। उसी वक्त माको ने अपने जेब से विस्की की छोटी सी बोतल निकाली और उसको पीते हुए उदास आंखों के साथ बोला, बॉस मुझे लगता है कि इस जंग में मेरे कुछ आदमी भी शायद मारे जाए, मैं भी मारा जा सकता हूँ। मेरे जाने के बाद तुम अकेले पड़ जाओगे, इसलिए अपना ध्यान रखना, कोई तकलीफ होगी तो उसका डट कर सामना करना। ये सुनकर उस आदमी ने माको को देखकर सिर्फ अपन सिर हिलाया। उसके बाद माको ने जल्दी से उस आदमी को गले लगा लिया और इमोशनल होते हुए बोला, बॉस आपने जो भी मेरे लिए किया है मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहने के बाद माको घर से बाहर निकलने लगा। कुछ कदम आगे चलने के बाद माको को अचानक से उसके बॉस की आवाज़ सुनाई दी, फॉर एवरीथिंग दैट्स ब्रीदिंग, फॉर ह्यूमैनिटी, हम साथ लड़ेंगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर माको हैरानी भरी नज़रों से सिर्फ अपने बॉस को देख रहा था। शाम के 8 बजे चुके ही जोगेश के घर के पास की पूरी सड़क सुनसान रेगिस्तान की तरह हो चुकी थी। स्ट्रीट्स की लाइटें अभी भी जल रही थीं। कुछ देर के बाद बहुत सारे आदमी कार लेकर उधर आए। सबके हाथों में बंदूक से लेकर अलग अलग तरह के हथियार थे। ब्लैक गैंग का हर आदमी लड़ने को तैयार था। उसी समय बार के बाहर एक स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। हेलेना और क्रिस्टीन कार से बाहर निकले और बार के अंदर चले गए। अंदर जाते ही क्रिस्टीन ने चारों तरफ देखा और फिर एक वेटर को गुस्से में बोली, यहाँ के मैनेजर को बुलाओ, जल्दी करो। वेटर ने अपना सिर हिलाया और तुरंत चंदन को बुलाया। चंदन ने जब हेलेना और क्रिस्टीन को देखा तो वो थोड़ा सा घबरा गया। वो उनके पास जाकर सोचते हुए बोला, कैसे हो मैम, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया, सब ठीक है ना? वो दोनों आदमी कहाँ है जो इस बार में काम करते हैं? उनका नाम अभय और अंकित है, कहाँ है वो दोनों? क्रिस्टीन ने पूछा। दोनों का नाम सुनकर चंदन एक पल के लिए चौंक गया और फिर खुद को संभालते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैम वो तो नहीं है और अब वो शायद आएंगे भी नहीं बा में। क्या, क्यों नहीं आएंगे? हेलेना ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, जिसके जवाब में चंदन शैतानी मुस्कान के साथ बोला, वो जिस जगह रहते हैं वहां पर लोगों को प्रोटेक्शन मनी देनी होती है। 2 दिन पहले जब ब्लैक गैंग के आदमी प्रोटेक्शन मनी लेने के लिए जब उनके घर गए तो उन्होंने अभय के साथ रह रही 2 लड़कियों के साथ बदतमीजी की। ये देखकर अभय को गुस्सा आ गया और उसने ब्लैक गैंग के आदमियों को चैलेंज कर दिया। हेलेना और क्रिस्टीन हैरानी भरी नज़रों से सिर्फ चंदन की बातें सुन रहे थे। अपनी बात आगे कहते हुए चंदन बोला, आज चैलेंज का दिन है। मैंने तो ये भी सुना है कि ब्लैक गैंग ने अपने 5 खास आदमी बुलाए हैं और उनके साथ 700 से ज़्यादा लोग होंगे। वो सब मिलकर अभय और उसके साथियों को खत्म कर देंगे। क्या? अरे नहीं नहीं,
ये तो गड़बड़ हो जाएगी, हेलेना डरते हुए बोली। उसी वक्त क्रिस्टीन बोली, ये सब गलत है, क्या अभय को सिन सिटी के रूल्स नहीं मालूम? उसे कुछ नहीं मालूम, नया नया आया है सिन सिटी में, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, सबसे अकड़ के रहता है, लापरवाह भी है। ये तो होना ही था, ब्लैक गैंग से पंगा लेकर जिंदा कौन बचा है सिन सिटी में? चंदन चिढ़ते हुए बोला। ये सुनकर हेलेना ने जल्दी से क्रिस्टीन की हाथ पकड़ा और कहा, चलो बाहर निकलें। हेलेना और क्रिस्टीन बार के बाहर निकल गए और अपनी कार में जाकर बैठ गए। बैठते ही क्रिस्टीन बोली, हम कहाँ जा रहे हैं हेलेना? हेलेना धीमी आवाज में बोली, अंकित ने डैनी के मामले में मेरी मदद की थी, इस बार उसकी मदद मैं करूंगी। तुम क्या करोगी? डोंट टेल मी कि हम उसके घर जाने वाले हैं, क्रिस्टीन झट से बोली। हेलेना सोचते हुए बोली, नहीं, उसके घर नहीं जाएंगे, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चल रही हूँ। अपने घर क्यों? क्रिस्टीन हैरानी के साथ बोली। हेलेना सीरियस होकर बोली, जो भी अभी चंदन ने बताया है वो सब मैं अपने पापा को बताऊंगी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अभय और अंकित की मदद करें। ये सुनकर क्रिस्टीन बोली, क्या तुम्हारे पापा मदद करने के लिए तैयार होंगे? मुझे नहीं मालूम कि मेरे पापा मदद करेंगे या नहीं, बस मुझे ये मालूम है कि मेरे पापा के रहते कोई भी अभय और अंकित पर हाथ नहीं उठा सकता। हेलेना ने अपने पापा पर गर्व करते हुए कहा और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके घर के लिए निकल गई। रात के 10 बज चुके थे। जोगेश के घर के अंदर अभय और उसके साथी बिल्कुल चिल होकर बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जोगेश और लीलवती अपने कमरे के अंदर टेंशन में बैठ हुए थे। जोगेश का डरना लाजमी था क्योंकि उसने कभी जिंदगी में किसी से लड़ाई नहीं की थी। उसका शरीर तार की तरह पटल था। उसने पूरी जिंदगी नॉर्मल लाइफ जी थी। उसके लिए लड़ाई जैसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जोगेश धीमी आवाज में घबराते हुए बोला, तुमने सामान पैक कर लिया है न लीलावती? अगर कुछ गलत हुआ तो हमें आज रात को ही यहाँ से निकला होगा। हाँ, मैंने कर लिया है, लीलावती ने कहा। सेकंड फ्लोर के कमरे में अभय, अंकित, शुभम, मिहिका, सागर और विनी एक साथ बैठे हुए थे। अंकित मुस्कुराते हुए बोला, वैसे शुभम, दुश्मन ज्यादा हुए तो क्या करोगे तुम, कहीं भाग तो नहीं जाओगे? शुभम हंसते हुए बोला, ये लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को तो मैं फूंक मारकर दूर कर दूं। ये सुनकर अभय सीरियस होकर बोला, ये लड़ाई मजाक नहीं है शुभम, बहुत लोगों की उम्मीदें टिकी है इस पर। ब्लैक गैंग के आदमी कमजोर होंगे लेकिन बेवकूफ नहीं, सावधानी से काम करो, लापरवाह बनकर नहीं। अभय की बात सुनकर सब सीरियस हो गए। अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए अभय बोला, रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह हमेशा नई रोशनी लेकर आती है। आज की रात हम जो भी करेंगे दिल से करेंगे, क्योंकि हम हैं, वी लिव फॉर पीपल एंड वी विल डाई फॉर पीपल। अभय की इस बात ने सबके दिल में जोश भर दिया था। कमरे के अंदर सागर भी मौजूद था लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी की बातें सुन ही नहीं रहा था। कमरे में होते हुए भी वो कमरे में नहीं था। ठीक उसी वक्त सबको ड्राइंग रूम से माको की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर अभय, अंकित और शुभम ड्राइंग रूम की तरफ चले गए। नीचे जाकर अभय की नज़र जब दरवाजे के बाहर पड़ी तो उसने देखा कि माको का बॉस उधर खड़ा हुआ था और उसके हाथ में 2 विस्की की छोटी बॉटल्स थी। माको के बॉस को देखकर शुभम मजाकिया अंदाज में अंकित से फुसफुसाते हुए बोला, माको तो था ही शराबी, साथ में ले आया एक और शराबी। अचानक से सबको चौंकाते हुए माको के बॉस ने विस्की की बोतल फेंकते हुए कहा, बहुत हुई दारू, अब एक्शन करना है। ये बोलकर माको के बॉस ने अपनी बंदूक निकाली। अभय ने जैसे ही उसकी बंदूक देखी उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो मन ही मन बोला, ऐसी बंदूक तो नाइट फाइटर एजेंसी के मेंबर्स के पास होती है, माको के बॉस के पास ये बंदूक कहाँ से आए? उसी समय माको ने मुस्कुराते हुए अभय की ओर देखा और कहा, अभय मैं अपने बॉस को भी साथ लेकर आया हूँ, अब हमें कोई नहीं हरा सकता। सही कहा तुमने, हमें कोई नहीं हरा सकता, अंकित हल्की सी मुस्कान के साथ बोला।
अभय ने भी हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। उसी दौरान माको ने अपनी कमर से 2 बंदूकें निकाली और अभय को देते हुए दुखी मन से बोला, ये लो अभय, मैं सिर्फ 2 बंदूकें ही अरेंज कर पाया। कोई बात नहीं, इसमें सैड होने जैसा कुछ नहीं है। अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर एक एक बंदूक शुभम और अंकित को दे दी। ये देखकर माको चौंकते हुए बोला, अभय, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, कम से कम एक बंदूक तो अपने पास रखो तुम। मुझे बंदूक की जरूरत नहीं है, उन्हें खत्म करने के लिए मेरा कॉन्फिडेंस काफी है। अभय मुस्कुराते हुए बोला। माको जैसे ही कुछ बोलने जा रहा था, उसे बीच में उसका बॉस रोकते हुए बोला, अरे हम कब चलेंगे लड़ने के लिए, टाइम खोटी क्यों कर रहे हो मेरा? हम तैयार है लड़ने के लिए, मिहिका तेजी से बोली। माको और उसके बॉस की नज़र जब सेकंड फ्लोर पर गई तो वो ये देखकर चौंक गए कि मिहिका और विनी भी तैयार थे लड़ाई में जाने के लिए। माको अभय से बोला, अभय, क्या ये दोनों भी हमारे साथ चलेंगी? बेशक चलेंगी, अभय सीरियस होकर बोला। उसके बाद सभी लोग दरवाजे के बाहर निकल गए। माको के बॉस ने एक बार भी अभय की तरफ नहीं देखा। सभी लोग जब धीरे धीरे सड़क पर चल रहे थे तो उधर रह रहे लोगों की नज़रें सिर्फ उन पर टिकी गई थी। वहां रहने वाले कई लोगों को उम्मीद थी कि आज उनका बॉस बदल दिया जाएगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि माको की गैंग में सिर्फ 7 लोग थे तो उन्हें अपनी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा था। वो सब दंग रह गए। एक माको, जो सबको अपनी गैंग में शामिल होने को बोलता रहता था, उसके साथ चल रहा था उसका बॉस, जो उस वक्त बहुत नशे में था। अभय के पास हथियार तक नहीं था। अंकित और शुभम बिना डर के आगे बढ़ रहे थे और फिर मिहिका और विनी, जिनको देखकर वहां के लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि आमतौर पर वहां की लड़कियां लड़ाइयों में हिस्सा नहीं लेती थी। और यहीं दूसरी तरफ अगर हम ब्लैक गैंग की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा लोग थे, कम से कम 200 लोगों के साथ मलिंगा के भेजे हुए वो 5 आदमी भी थे। अचानक से अभय और उसके साथी रुक गए। उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक के बाद एक आदमी उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ब्लैक गैंग के आदमियों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर माको के बॉस ने दोबारा अपनी जेब से छोटी सी विस्की की बोतल निकाली, उसे जल्दी से खत्म किया और फिर गुस्से में बोला, सबको खत्म कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा। उसी समय दूर कहीं एक ऊंची इमारत पर क्रिस्टीन और हेलेना बालकनी में खड़े थे। दोनों के पास अपने अपने बाइनोक्यूलर्स थे। बालकनी के किनारे एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। वो आदमी हेलेना के पापा थे, जिनका नाम रॉबर्ट डिसूजा था। उनके पास भी अपना बाइनोक्यूलर था। वो अभय की स्ट्रीट की तरफ देख रहे थे। अचानक से वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, इतने काम लोगों को मारने के लिए इतने ज्यादा लोग आए हैं, मजा आएगा लड़ाई देखने में। ये सुनकर हेलेना घबराते हुए बोली, पापा मजाक मत कीजिए, प्लीज ये लड़ाई रोक दीजिए। हेलेना के पापा मुस्कुराते हुए बोले, तुम इन आम आदमियों की जान क्यों बचाना चाहती हो बेटा, हुआ दे, ये हमारी बराबरी के भी लोग नहीं है। हेलेना सीरियस होकर बोली, पापा ये सब मेरे दोस्त है, मैं उन लोगों से मिली हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है आपके लिए? ये सुनकर उसके पापा ने कुछ भी नहीं कहा। यहीं दूसरी तरफ ब्लैक गैंग के आदमी सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर अभय और उसके साथियों के सामने खड़े थे। ब्लैक गैंग का एक आदमी जिसका नाम अकीला था, वो माको की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, तुम लोग तो सिर्फ 7 लोग हो, हमारा सामना कैसे करोगे? माको दांत पीसते हुए बोला, तुमसे निपटने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। माको की बात सुनकर उधर मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। कर दी न शराबियों वाली बात, अकीला हंसते हुए बोला, मैंने सोचा था कि तुमने एक ऐसी टीम बनाई होगी जिसको देखकर मैं रोने लग जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी टीम को देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। अकीला ने अपने कदम आगे बढ़ाए और फिर हंसते हुए दोबारा बोला, एक काम करो माको, तुम अपनी टीम के साथ यहाँ से चले जाओ। सॉरी मैन, अपनी टीम के साथ नहीं, सिर्फ तुम 5 लोग चले जाओ वापस, इन दोनों लड़कियों को हमारे पास छोड़ दो। हाँ, सही कहा तुमने अकीला, मलिंगा चिल्लाते हुए बोला। अब सबकी नज़र मलिंगा पर टिक गई थी।
वो अपने आदमियों के बीच से चलता हुआ अकीला के पास आ रहा था। उसको देखकर अंकित मुस्कराते हुए शुभम से बोला, जैसे इसके बेटे को मारा था वैसे इसे भी मारूंगा मैं। अचानक से माको का बॉस चिल्लाते हुए बोला, अरे बहुत हुई बातचीत, अब तुम सबको सबक सिखाने की बारी है। उसी समय माको चिल्लाते हुए अकीला को बोला, ये मेरा बॉस है और 10 साल पहले ये नाइट फाइटर एजेंसी का हिस्सा था। ये सुनकर अभय के साथ उसके साथी चौंक गए थे। उन्होंने जो माको के मुंह से सुना था वो उनकी इमेजिनेशन से बहुत उल्टा था। उन्हें माको के बॉस को देखकर लगता था कि वो एक नॉर्मल फाइटर होगा, पर नाइट फाइटर एजेंसी का नाम सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। शुभम धीरे से अंकित को फुसफुसाते हुए शौक में बोला, जरा थप्पड़ मार मुझे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। उसी वक्त माको ने अचानक अपना चाकू निकाला और चिल्लाते हुए बोला, फॉर एवरीथिंग दैट्स ब्रीदिंग। अभय और उसके साथी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि माको नाइट फाइटर एजेंसी का स्लोगन बोलेगा। उसके तुरंत बाद माको ब्लैक गैंग के आदमियों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। शुभम और अंकित जब उसके पीछे जाने लगे तभी अभय उन्हें धीरे से बोला, माको और उसके बॉस को कुछ नहीं होना चाहिए। रिमेंबर, दे हैव अ हिस्ट्री विद नाइट फाइटर एजेंसी। ठीक है बॉस, दोनों बोले और आगे बढ़े। अब फाइटर्स पैराडाइज ग्रुप के आदमी 200 से ज्यादा लोगों के साथ उन 5 लोगों को खत्म करने के लिए तैयार थे। माको का बॉस सबसे आगे खड़ा था और उसके चेहरे पर किसी भी तरीके का डर नहीं दिख रहा था। शुभम ने अपनी उंगलियां चटकाईं। अंकित भी अपने फाइटिंग पोस्चर में खड़ा हो गया और माको ने अपने चाकू को मजबूती से पकड़ कर रखा था। ब्लैक गैंग के आदमियों की आंखों में वायलेंस की भूख दिख रही थी। माको का बॉस चिल्लाते हुए बोला, हम गिनती में कम है लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है जो तुम लोगों के पास नहीं है, और वो है अच्छे का साथ देने की शक्ति। उसके बाद माको ने अपना पहला निशान अकीला को बनाया। फिर शुरू हुई लड़ाई। अंकित अपनी किक्स से सबको गिराए जा रहा था। माको ने सबको चौंकाते हुए अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल्स दिखाए और छोटे से चाकू के साथ सबके शरीर को जख्मी करता जा रहा था। वहीं शुभम सबको थका थका कर मार रहा था। माको का बॉस ब्लैक गैंग के आदमियों पर अपने मुक्के की बरसात कर चुका था। गिनती में कम होने के बावजूद भी शुभम, अंकित, माको और उसका बॉस एक साथ मिलकर ब्लैक गैंग की बैंड बजा रहे थे। झगड़े के बीच में शुभम की नज़र अकीला पर पड़ गई। वो उसकी तरफ भागने लगा। उसके करीब जाते ही शुभम ने अपनी पूरी ताकत से उसे इतनी जोरदार किक मारी कि वो उड़ते हुए कार की शीशे पर जाकर गिरा। इन सब के बीच में मलिंगा, जो दूर अपनी कार में बैठकर सब देख रहा था, वो अपने आदमियों की जान की परवाह किए बिना वहां से चला गया। लड़ाई तेज हो गई। लात और मुक्के के साथ ब्लैक गैंग के आदमियों की दर्द भरी चीखें चारों तरफ गूंज रही थी। उसी दौरान मलिंगा के भेजे हुए 5 आदमियों में से 2 आदमी मारे जा चुके थे। अभय, मिहिका और विनी दूर खड़े होकर लड़ाई देख रहे थे। अपने साथियों को लड़ता हुआ देखकर अभय मुस्कुराता हुआ बोला, जब दुनिया कहती है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा तब हमारी टीम फाइटर्स की तरह नामुमकिन चीज को भी मुमकिन कर देती है। वी आर नाइट फाइटर्स, वी लिव टू सेव फॉर एवरीथिंग दैट्स ब्रीदिंग, मिहिका गर्व के साथ बोली। अपने घरों के अंदर से जो लोग फाइट देख रहे थे वो हैरान थे। यहीं दूसरी तरफ बालकनी में खड़े होकर हेलेना और क्रिस्टीन के चेहरे की हवाएं उड़ चुकी थी। तभी रॉबर्ट डिसूजा मुस्कुराते हुए बोला, लगता है मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए रॉबर्ट बोले, ये फाइटर्स आने वाले वक्त में सिन सिटी के टॉप 3 फाइटर्स बन सकते हैं। जैसे ही दोनों ने रॉबर्ट की बात सुनी वो चौंक गए। चौंकने का कारण ये भी था कि रॉबर्ट हर किसी के लिए बात नहीं बोलता था। ये अभय, ये अकेले क्यों खड़ा है? क्या ये सबसे डरता है? कितना डरपोक है ये? क्रिस्टीन दांत पीसते हुए बोली। हेलेना ने क्रिस्टीन की बात सुनी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय शुभम अकीला के पास जाकर खड़ा हो गया और अपनी बंदूक निकालकर अकीला के सिर पर रखकर बोला, पहले तेरे आदमी मरे, उसके बाद तेरी बारी।
अभय अपनी जगह पर खड़ा था। वह मुस्कुरा कर सब कुछ देख रहा था। उस पर कोई भी हमला करने आता, वो विनी या मिहिका की मार कर खाकर चला जाता। अपने आदमियों को पिटता हुआ देखकर अकीला डर चुका था। अगर अपने बचे खुचे आदमियों की जान बचानी है तो हार मानकर यहाँ से निकल जाओ। शुभम गुस्से में अकीला से बोला। आई क्विट, मैं हार मान रहा हूँ। अकीला चिल्लाया, सब लड़ना बंद करो। उसके चिल्लाने की आवाज ने सभी को उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। अकीला जिन लोगों को अपने साथ लाया था, सबकी हालत बेकार थी। यहाँ तक कि मलिंगा के भेजे हुए 5 आदमी कब आए और कब भगवान के पास गए, मालूम ही नहीं पड़ा। अकीला को हारा हुआ महसूस कराने के बाद शुभम मुकुराया और बोला, बधाई हो, हारे हुए आदमी की मौत नसीब हुई है तुम्हें। शुभम ने अकीला को गोली मारकर खत्म कर दिया। उस समय ब्लैक गैंग के सारे आदमी सुन्न खड़े थे। जो कोई मरना नहीं चाहता वो यहाँ से चला जाए, माँ को चिल्लाते हुए बोला। उसकी आवाज पूरी सड़क पर गूंज उठी। ब्लैक गैंग के बचे हुए आदमी वहां से भाग निकले। गोली की आवाज सुनने के बाद भी जोगेश और लीलावती डर के मारे कमरे से बाहर नहीं निकले। धीरे धीरे जब बाहर से शोर आना बंद हो गया तब लीलावती घबराई हुई आवाज में बोली, जोगेश जी जाकर देखो ना, बाहर क्या हो रहा है। ठीक है रुको, जाता हूँ मैं, जोगेश धीमे से बोला और फिर चुपचाप घर के बाहर जाने लगा। वो जैसे ही बाहर गया तो वो चौंक गया। जोगेश ने सोचा था कि अगर वो बाहर जाएगा तो उसे अभय, शुभम और माँ को जख्मी दिखेंगे, लेकिन वो सब बिल्कुल चिल होकर खड़े थे। उन्हें कोई चोट भी नहीं आई थी। सब खत्म होने के बाद उधर के लोग भी धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो गए। वो सब बहुत खुश थे। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि वो आज से प्रोटेक्शन मनी नहीं देंगे। सभी लोगों को देखकर माँ को एक नेता की तरह चिल्लाया, आज से इधर फाइटर्स पैराडाइज ग्रुप का राज होगा, अब गलत करने वाले को सजा हम देंगे। ये सुनकर उधर के लोगों ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। इन सब के बाद अभय और उसके साथी घर की तरफ चले गए। शुभम जो अभी भी स्ट्रीट्स में घूम रहा था, अचानक से उसे पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी, हेलो शुभम। शुभम ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरानी के साथ बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। शुभम बहुत शॉक्ड था। नाइट फाइटर होने के कारण उसके सेंसर्स बहुत शार्प थे, लेकिन फिर भी उसे उस लड़की के आने की आहट महसूस नहीं हुई। 2 कदम पीछे लेकर वो उस लड़की को गौर से देखने लगा। वो 30 साल की काफी अट्रैक्टिव लड़की थी। उसने ब्लैक कलर की लेदर टाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उसका चेहरा देखते ही शुभम उसे पहचान गया था। वो शॉक था, क्योंकि वो जानता कि वो लड़की कितनी डेंजरस थी। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए पूछा, तुम यहाँ। उस लड़की ने शुभम को बड़े ही चार्मिंग तरीके से देखा और धीरे से बोली, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 5 साल बाद फिर मुलाकात होगी। किसी ने बताया तो था कि मेरे बार में नए वेटर आए हैं। सोचा कि कौन यहाँ सिन सिटी में बर्बाद होने चला आया, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली तुम दिख गए। जब वो बोल रही थी तब उसके होठों पर लगी रेड लिपस्टिक और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। तुम लोग मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। शुभम ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया, ये तुम्हारा बा है। और नहीं तो क्या। वो लड़की हल्के से मुस्कुराई और च्यूइंग गम चबाते हुए बोली, तुम लोग यहाँ कब से हो। इससे तुम्हें क्या लेना देना, बॉस किसी के सामने नहीं आना चाहते। वैसे भी हम यहाँ किसी मिशन पर आए थे, किसी से मिलने जुलने नहीं, शुभम ने कहा। वो लड़की हंसने लगी। उसकी हंसी ऐसी थी कि कोई भी बस उसे हंसते हुए सुनना चाहे। तुम बिल्कुल नहीं बदले, नॉट चार्मिंग एट ऑल। वो फिर शुभम की आंखों में आंखें डालकर सीरियस होकर बोली, मैं 5 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शुभम उसकी बातों से शॉक्ड था। वो रूफटॉप पर टिक कर खड़ा हो गया और उसने धीरे से नीचे झांका, जैसे वहां से नीचे कूदने का प्लान कर रहा हो, लेकिन 2 बार नीचे देखने के बाद वो सहम कर थोड़ा पीछे सरक गया। आखिर वो 12th फ्लोर पर खड़ा था। वहां से नीचे कूदने पर उसका जो हाल होता वो इमेजिन भी नहीं करना चाहता था। ओह, तो कोई डर गया, उस लड़की ने टीज करते हुए कहा। डर और मुझे, ये डर क्या होता है।
डरना तो तुम्हें चाहिए, अगर तुम मेरे पास आए तो बॉस तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम आज के दिन को कोसोगी। तुम्हारा बॉस, उसकी फिजिकल कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही। ये कहते हुए वो रूफटॉप से बड़े ही आराम से जंप करते हुए सीढ़ियों के पास आ गई। उसकी इस हरकत से शुभम एकदम चौंक गया। डोंट वरी, मैं इस बात को अपने पेट में दबा कर रखूंगी, लेकिन कब तक ये तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। अपने बॉस से कहना फ्री होकर मुझसे मिलने आए, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस तो पता ही होगा। ये कहकर वो पलटकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। शुभम थोड़ी वही खड़ा रहा जब उसे हील्स की आवाज आना बंद नहीं हो गई। और फिर जब वो नीचे आया तो उसकी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। वो इस लड़की को जानता था। वो सिन सिटी की सुपर कॉम्बैट गर्ल, हेवनली लिस्ट में रैंक 11 रूबीना थी, और सिन सिटी में सब उसे शैडो गर्ल के नाम से जानते थे, क्योंकि वो कब कहाँ पहुंच जाए किसी को पता नहीं चलता था। शुभम कुछ दूरी पर जंप करते हुए नीचे आया। इधर अब तक बैटल खत्म हो चुकी थी। लीडर के मरने के बाद बाकी के गैंग मेंबर्स भाग गए थे। सबके जाने के बाद उस भिखारी ने नीचे जमीन पर पड़ी डेड बॉडी को सर्च किया और उनके पंथ से पैसे और 2 चाकू निकाल कर रख लिया। वो अभय और बाकी लोगों के सामने हल्के से झुका और पलट कर बिना कुछ कहे ही जाने लगा। अभय उस भिखारी को इंटरेस्ट से देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि क्यों टॉप 10 नाइट फाइटर्स सिन सिटी में थे और यहाँ उनकी इतनी खराब कंडीशन क्यों थी। उस भिखारी की आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना किसी पर्पस के बस जिंदा है। माको अभी जख्मी था, हालांकि उसकी चोट बहुत गहरी नहीं थी। तुम लोग बड़े हीरो निकले। अभय ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोला, यहाँ बहुत लोग हैं। जोगेश भैया के यहाँ चलकर बात करते हैं। माको तो बहुत एक्साइटेड था। इस फाइट के बाद उनके गैंग की रेपुटेशन और बढ़ गई थी। अब उसे लोगों को रिक्रूट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वो लोग वापस लौट आए। जैसे ही जोगेश और लीलावती ने अभय और बाकी लोगों को देखा तो तुरंत पूछने लगे, तुम लोग जीत गए? अभय उन्हें देखकर मुस्कुराया और बोला, हाँ जोगेश भैया, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। जोगेश ये देखकर शॉक्ड था। इतनी बड़ी फाइट के बावजूद अभय और बाकी लोगों को कोई चोट नहीं आई थी। जोगेश भैया, आप भाभी और बच्ची को लेकर ऊपर चले जाइए, मुझे लगता है वो लोग अपने साथियों के साथ वापस आएंगे। जोगेश कुछ और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन अभय की बात सुनकर वो लीलावती और गुड़िया के साथ कमरे से बाहर जाने लगा। उसने लीलावती से कहा, भगवान, अब ये छोरा लोग यहाँ है तो हमें किसी को प्रोटेक्शन फीस नहीं देना पड़ेगा। हम गुड़िया के वास्ते 1500 की बचत कर लेंगे। उनके जाने के बाद माको ने हैरानी से पूछा, ये जोगेश क्या बोल कर गया? अंकित मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें याद नहीं, तुमने यहाँ के लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगर हम ये स्ट्रीट टेक ओवर कर लेंगे तो हम किसी से प्रोटेक्शन फीस नहीं लेंगे। माको एक पल के लिए हैरान था, फिर वो परेशान होकर बोला, ये मैं बोला था, नशे में कुछ भी हो जाता है यार। अब हम गैंग को डेवलप करने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? अभय मुस्कुराया और बोला, पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। हम किसी की मेहनत की कमाई नहीं लेंगे। अब ये स्ट्रीट हमारी है, हम यहाँ से ही पैसे कमाएंगे, लेकिन अलग तरीके से। माँ को सर हिलाते हुए बोला, अरे मेरी अक्ल में तो दारू भरी है, मुझसे अगर ये होता तो क्या ही बात थी। अभय हंसते हुए बोला, शुभम और अंकित सब हैंडल कर लेंगे, इस वक्त हमें किसी और चीज पर फोकस करना है। अभय आगे गंभीरता से बोला, ब्लैक गैंग के और भी लोग या तो हमसे बात करने आएंगे या फिर फाइट करने। ब्लैक गैंग के पीछे और बड़े गैंग्स का सपोर्ट होगा, हो सकता है वो हमें उनके अंडर काम करने का ऑफर दे। उसका इतना कहना ही था कि रोड से बहुत लोगों के तेज कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। अभय ने उन लोगों को देखा तो वो थोड़ा हैरान था। उनमें से 3 लोग अंदर आए और उनका लीडर एक आदमी था जो देखने में काफी हैंडसम था और उसने लॉन्ग कोट पहना हुआ था। अभय इन तीनों को जानता था। ये लोग वही थे जिन्होंने बार में अभय को अच्छी टिप दी थी, विपिन और इनायत। इनायत अभय के पास आई और बोली, शक्ल से बड़े भोले लगते हो, लेकिन अंदर से एनिमल आई लाइक इट। इतने स्ट्रांग होकर भी बार में काम कर रहे थे।
विपिन बहुत नाखुश नजर आ रहा था। उसने सिगरेट निकालकर जलाई और कश लगाकर माको के मुंह पर धुआं उड़ाता हुआ बोला, माको तुम अब तक कहाँ छिपे थे? तुमने तो 2 स्ट्रांग लोगों को निपटा दिया। माको ये सुनकर हैरान था, और वही अभय और अंकित मन ही मन हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि उन 2 लोगों को निपटाने वाला शुभम था। बस कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि माको उस वक्त चाकू लेकर उनके सामने था। स्नाइपर राइफल की आवाज नहीं आती, लेकिन सबको लगा होगा कि माको ने 2 टॉप फाइटर को मार गिराया। खैर सीधे मुद्दे की बात करते हैं। विपिन ने सिगरेट का कश लेकर कहा, ब्लैक गैंग मेरे अंडर काम करता था और इस स्ट्रीट का प्रोटेक्शन फीस वसूल करके वो हर महीने ऑलमोस्ट 50 लाख सिन कॉइन देते थे। अब उनकी जगह तुम वो पैसे दे सकते हो, बदले में तुम्हें हमारा साथ मिलेगा। तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा, विपिन द ब्लडी हैंड, 36th प्लेस ऑन द लिस्ट। माँ को ये नाम सुनकर बहुत शौक था। तुम ब्लडी हैंड हो? विपिन बोला, क्यों कोई शक है क्या? फाइट करके देख लो। ये सुनकर माँ को ऐसा घबराया कि 2 कदम पीछे हट गया। तब विपिन बोला, इन दिनों ब्लैक गैंग को पैसे कलेक्ट करके लाना था, लेकिन तुम्हारे चैलेंज की वजह से उन्होंने पैसा जमा नहीं किया। अब तुम्हारी बारी है ये काम करने की। मैं एड्रेस छोड़कर जा रहा हूँ। 2 दिन में 50 लाख पहुँच जाना चाहिए। माको को शांत देखकर अभय अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, हम ये काम नहीं करेंगे। विपिन ने भान चढ़ाकर अभय की तरफ देखा और कोल्ड टोन में बोला, क्या कहा? मैंने ठीक से सुना नहीं, फिर से बोलना। अभय मुस्कुराते हुए बोला, अगली बार कान की मशीन साथ लेकर घूमना। खैर, मैं फिर से बोलता हूँ, हम ये काम नहीं करेंगे। आपको आज से 50 लाख का नुकसान सहना पड़ेगा क्योंकि हम मजबूरों का फ़ायदा उठाकर पैसे नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी हम फ्री में सबको प्रोटेक्ट करेंगे। अभय की बात सुनकर माको ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अभय के चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखकर उसने गहरी सांस ली और बोला, हम किसी के साथ काम नहीं करेंगे, इसलिए आगे से इस स्ट्रीट से आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। इनायत मुस्कुराते हुए अभय की तरफ देखकर बोली, ओफो लास्ट टाइम बार में तुम कितने क्यूट थे, लेकिन अब बिल्कुल क्यूट नहीं लग रहे। देखो, अगर तुम हमारे अंडर काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें चैलेंज करेंगे और हम ब्लैक गैंग की तरह वीक नहीं है। इनायत फिर अपने होठों पर सडक्टिवली बाइट करते हुए बोली, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहती। तभी अंकित हंसते हुए बोला, चलो अच्छा हुआ आज की फाइट में मुझे ठीक से हाथ साफ करने का मौका नहीं मिला। विपिन ने अंकित की तरफ देखा और तंज कसते हुए बोला, तुम स्ट्रांग जरूर हो, लेकिन हमारी तादाद ज्यादा है, तुम हमसे जीत नहीं पाओगे। अच्छा चलो ट्राई करके देखते हैं। अंकित हंसते हुए बोला, तुम हमसे 3 गुना लोग लेकर भी आओगे ना, तब भी मेरी गारंटी के है कि तुम लोग सरवाइव नहीं कर पाओगे। विपिन सिगरेट जमीन पर फेंक कर कुचलते हुए गुस्से में बोला, तुम्हें लगता है मैं यहाँ कोई डील करने आया हूँ? मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, या तो पैसे कलेक्ट करो या खुद कमा कर लाओ, लेकिन अगर 3 दिन में पैसे नहीं आए तो मैं तुम्हें चैलेंज करूँगा। ये सुनकर माको के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। इनायत अभय की तरफ फ्लाइंग किस करते हुए बोली, मान भी जाओ, आई लाइक यू लिटिल। तब अभय अपने बालों पर हाथ फेरते हुए सीरियस होकर बोला, आई हेट वेटिंग, 3 दिन का इंतजार भी क्यों करना, आज ही फैसला हो जाए। अब तक वहां कुछ और लोग भी आ गए थे, उनके साथ हेलेना और क्रिस्टीन थे। इस बार हेलेना के डैड अभय से मिलना चाहते थे। जैसे ही वो लोग पास आए, उन्होंने इनायत और अभय के बीच की कॉन्वर्सेशन सुनी। अभय का टफ लुक देखकर हेलेना और क्रिस्टीन शॉक्ड थे। उसी टाइम उन्हें अभय का बा वाला ओबीडिएंट लुक याद आ रहा था। वही कमरे के अंदर का माहौल बहुत गर्म हो गया था। अभय की बात खत्म होते ही अंकित ने एक हाथ में बड़ा चाकू और दूसरे हाथ में छोटा चाकू निकाल लिया था। वो इंटरेस्ट के साथ बोला, एक एक करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चारों एक साथ आ सकते हो, तभी तो मजा आएगा, कम ऑन। विपिन भान चढ़ाकर अभय और अंकित को घूर रहा था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभय और उसके साथी इतने स्ट्रॉन्ग एंड स्टबन होंगे। हालांकि विपिन और बाकी लोगों को सिन सिटी में रहकर ऐसे डायलॉग सुनने की आदत थी। रोज खून की होली खेलकर वो लोग पावरफुल गैंग बन पाए थे। अंकित और अभय की 1-2 धमकी भरी बातों से विपिन डरने वाला नहीं था।
वही इनायत और उसके पीछे खड़ी लड़कियां अंकित को इंटरेस्ट के साथ देख रही थी। विपिन बोला, लगता है हम दोनों के कॉपरेशन पॉसिबल नहीं है, फिर भी एक बड़े गैंग का लीडर होने के नाते मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। अरे अब बस भी कर यार, 3 दिन बोलना नहीं चाहिए, 3 दिन कोर्ट के जज की तरह टाइम पर टाइम दिए जा रहे हो। अभय अब और वक्त जाया नहीं करना चाहता था। एक तरफ अंकित और दूसरी तरफ विनी पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। अभय ने माको की पीठ थपथपाई और कुछ कदम पीछे हट गया। अभय की आंखों में नाइट फाइटर का कॉन्फिडेंस झलक रहा था। उसने ऑर्डर देते हुए कहा, किल देम ऑल। एक भी बच कर गया तो वो तुम्हारी नहीं मेरी बेइज्जती होगी। अभय की आवाज में वो गर्जना कि अंकित और विनी का खून खौल उठा। अभय और उसकी टीम 11,762 ने सिन सिटी में पहले भी तबाही मचाई थी। ये सब उनके लिए नया नहीं था। अभय की कोल्ड वॉइस सुनकर विपिन और इनायत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, खासकर इनायत ने, क्योंकि 2 दिन पहले यही लड़का थोड़ी सी टिप के लिए उन्हें ड्रिंक सर्व कर रहा था और अब पूरे कॉन्फिडेंस से मारने की बात कर रहा था। विपिन के चेहरे के भी एक्सप्रेशन चेंज हो चुके थे। अंकित और विनी तो टॉप फाइटर थे ही, उसकी नज़र में माको भी टॉप लेवल फाइटर था। तभी पीछे से एक सख्त आवाज आई, अभी एक लड़ाई खत्म हुई और फिर से एक शुरू। ये तो अच्छी बात नहीं है, क्यों ना मेरे कहने पर तुम दोनों गैंग ये फाइट रोक लो। सबने दरवाजे की तरफ देखा तो हेलेना अपने डैड के साथ खड़ी थी, उनके पीछे क्रिस्टीन भी थी। जैसे ही विपिन ने हेलेना के डैड को देखा, वो तुरंत रिस्पेक्ट से बोला, मिस्टर डिसूजा। जब अभय ने हेलेना के डैड को देखा तो उसे लगा कि उसने पहले भी इस आदमी को देखा था। जब विपिन ने मिस्टर डिसूजा कहा तो उसे तुरंत याद आ गया, रॉबर्ट डिसूजा, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के 3 सबसे मेजर माफिया गैंग का लीडर, ब्लडलस्ट एसोसिएशन का बॉस और सिन सिटी के टॉप 6 फाइटर भी था। मिस्टर डिसूजा ने नज़र घुमाकर अभय की तरफ देखा। वो तुरंत अपने आप बड़बड़ाए, ये तो उसके जैसे ही दिख रहा है, कहीं ये नंबर 0 तो नहीं। वही हेलेना और क्रिस्टीन भी अभय को गौर से देख रही थी, जैसे उसमें नंबर 0 को ढूंढ रही हो। मिस्टर डिसूजा ने अभय से नज़र हटाई और फिर विपिन की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हारी बातें सुनी, ये स्ट्रीट अब माको के अंडर है और वो अपने लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहता। मुझे ये बात अच्छी लगी, इसलिए आज से ब्लडलस्ट एसोसिएशन इन्हें प्रोटेक्ट करेगा। बोलो विपिन, तुम्हें ये फैसला मंजूर है या तुम ब्लडलस्ट को चैलेंज करना चाहते हो? मिस्टर डिसूजा की बात से तो विपिन का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया था, लेकिन वो डिसूजा को प्रोवोक करने की गलती नहीं कर सकता था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अब जब मिस्टर डिसूजा ने फैसला ले लिया है तो मैं कैसे चैलेंज कर सकता हूँ। उसने एक नज़र अभय और माको की तरफ देखा और फिर अपने साथियों से बोला, चलो यहाँ से। इनायत अभय की तरफ देखकर स्वीटली स्माइल करने लगी और फ्लाइंग किस करते हुए बोली, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे, सी यू एट द बार लेटर। बाय करते हुए वो भी वहां से विपिन के पीछे पीछे बाहर चली गई। उनके जाने के बाद मिस्टर डिसूजा ने सडनली अभय की तरफ देखा और पूछने लगे, तुम अभय हो ना? किसी ने तुम्हें बताया कि तुम एक खास आदमी के जैसे लगते हैं। एग्जैक्टली सेम, बस तुम्हारा टेम्परामेंट अलग है। अभय ने हेलेना और क्रिस्टीन की तरफ देखकर कहा, इन्होंने भी मुझसे यही कहा था, लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं। 5 साल पहले उसने पूरे सिन सिटी को हिलाकर रख दिया था। उसके पीछे मास्क पहने हुए 11 लोग रहते थे और वो सबसे आगे, लेकिन तुम तो बिना हथियार के पीछे खड़े थे, तुम वो हो ही नहीं सकते। मिस्टर डिसूजा सीरियस टोन में बोले। उनकी बात सुनकर अंकित और विनी के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन अगले ही पल दोनों के चेहरे उदास हो गए। अभय की टीम में पहले उसके अलावा 11 लोग थे, लेकिन अब बस कुछ ही लोग जिंदा बचे थे। अभय ने उनसे पूछा, मिस्टर डिसूजा, हमारी हेल्प करने के पीछे आपका क्या मकसद था? मिस्टर डिसूजा अभय की तरफ देखकर बोले, अपनी बेटी की वजह से तुमने उसकी हेल्प की है और वो तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहती। उन्होंने फिर अंकित की तरफ देखा और बोले, वैसे भी मेरी हेल्प फ्री में नहीं थी, अब तुम मेरे अंडर इस जगह को मैनेज करोगे और तुम्हें किसी से प्रोटेक्शन फीस भी नहीं लेना पड़ेगा।
ये कहते हुए उन्होंने माको को देखा और बोले, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर दूं, प्रोटेक्शन फीस सिन सिटी का सर्वाइवल मोड है, और अगर तुम्हारे बारे में न्यूज़ फैल गई तो दूसरी जगह के गरीब लोग भी यहाँ आना चाहेंगे, तब इस जगह को मैनेज करना तुम्हारे मुश्किल होगा, और साथ ही साथ वहाँ के गैंग्स तुमसे इस बात के लिए रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे। बाकी सब तो हैंडल कर भी लोगे, लेकिन दो पावरफुल फोर्स है जिनसे लड़ने में तुम्हारा बहुत नुकसान है। अभय ने कहा, थैंक यू, वैसे तुम्हारी हेल्प के बदले मेरी एक रिक्वेस्ट है। मिस्टर डिसूजा ने अंकित की तरफ देखकर कहा, मैं चाहता हूं कि ये लड़का मुझे ज्वाइन कर ले। ये सुनकर अंकित की भौहें तन गई। उसने फिर अभय को चुपके से देखा। अभय ने अपने हाथ में ओ का साइन बनाया हुआ था, जिसका मतलब था यस। अंकित आगे आकर बोला, मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूं, लेकिन मैं यही रहूंगा, और हाँ, मेरी सैलरी कम नहीं होना चाहिए। मिस्टर डिसूजा बोले, तुम्हारे जैसा फाइटर अच्छी सैलरी डिजर्व करता है, नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो तुम्हें हमारी हेल्प के लिए आना पड़ेगा। जब मैंने आपको ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है तो मैं अपना काम बखूबी करूंगा, डोंट वरी। अभय का शुरू से प्लान था कि अंकित को ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के पावरफुल गैंग में भेज दे, तभी उसके लिए इंफॉर्मेशन निकालना आसान होगा। तभी किसी के तेजी से भागने की आवाज आई और अचानक ही दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला। दरवाजे के सामने शुभम अपनी राइफल लिए खड़ा था। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि हेलेना और बाकी अजनबियों को देखकर वो चुप हो गया और वही एक चेयर खींचकर बैठ गया। अभय ने नोटिस कर लिया था कि शुभम के पैर कांप रहे थे। मिस्टर डिसूजा भी समझ गए कि अभय और बाकी लोग उस राइफल वाले लड़के से बात करना चाहते हैं, इसलिए वो मुस्कुराते हुए अंकित से बोले, कल हेलेना तुम्हें लेने आ जाएगी, तुम आकर हमारा प्लेस देख लेना। अंकित ने हाँ में सर हिलाया। वही हेलेना और क्रिस्टीन ने अभय की तरफ देखा, लेकिन मिस्टर डिसूजा उन्हें अपने साथ ले गए। उनके जाते ही अभय के इशारे पर अंकित ने दरवाज़ा लगा दिया। तब अभय शुभम के सामने आकर खड़ा हो गया और गंभीरता से पूछा, क्या हुआ? शुभम हमेशा हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग रहा था। बहुत रेयर ही अभय ने उसे इतना घबराया हुआ देखा था। शुभम ने सर उठाया, लेकिन माको को देखकर फिर चुप हो गया। अभय ने तब माको से कहा, माको तुम सेकंड फ्लोर पर जाकर जोगेश भाई को देखो, वो थोड़ा परेशान होंगे। माको ने अभय और बाकी लोगों को देखा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वैसे भी अभय और उसकी टीम उसे बहुत मिस्टीरियस लगती थी। उसे खुद थोड़ा काम डाउन होने की ज़रूरत थी। 2 दिन में इतना सब हो गया कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। पहले तो उसे इतने स्ट्रॉन्ग लोग मिल गए, फिर वो ब्लैक गैंग का चैलेंज जीत गया और अब ब्लडलस्ट एसोसिएशन भी उसे सपोर्ट कर रही थी। माको के जाते ही शुभम ने राहत की सांस ली और धीमी आवाज में बोला, मैंने ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में शैडो गर्ल को देखा। टॉप फाइटर्स को मारने के बाद जैसे ही मैंने अपनी राइफल हटाई, वो मेरे बगल में ही थी। कब आई मुझे तो पता ही नहीं चला। उसे देखकर तो मेरी जान ही हलक पर आ गई थी। अंकित और विनी ये सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शुभम आगे बोला, वो हम सबको पहचान गई है। उसने तुमसे कुछ कहा? विनी ने तुरंत पूछा। वो कुछ अजीब ही लग रही थी। ऐसा बार बार लग रहा था कि वो मुझे जान से मारना चाहती है, लेकिन एट द एंड उसने कुछ नहीं किया। इवन वो ये तक बोली कि वो हमारा राज किसी से नहीं कहेगी। लेकिन ये कहते हुए उसने अभय को देखा और आगे बोला, लेकिन अगर बॉस उससे मिलने जाए तो? शुभम ने आगे अपना पसीना पोंछते हुए कहा, और उसे पता है कि बॉस की हेल्थ ठीक नहीं है। ये सुनकर अभय की भौहें तन गई। शैडो गर्ल रुबीना अभय उससे 5 साल पहले भी मिला था। तब उनके बीच कुछ फाइट हुई थी। फाइट ना कहकर यूं कहे कि अभय ने उसे कई बार ट्रिक किया था। शुभम और बाकी टीम को परेशान देखकर अभय बोला, ओके, मैं कल रुबीना से मिलने चला जाऊंगा। भले ही मैंने उसे 5 साल पहले ट्रिक किया था, लेकिन अगर वो मुझे मारना ही चाहती थी तो मेरी फिजिकल कंडीशन के बारे में जानकर वो मुझ पर तुरंत हमला कर सकती थी। उससे मिलकर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करूंगा। अभय ने सबकी तरफ देखा और बोला, ओके चलो सेकंड फ्लोर पर। शुभम की धड़कन अभी भी तेज चल रही थी। उसकी हालत देखकर अंकित मजाकिया अंदाज में बोला, इसे देखो,
कैसे भीगी बिल्ली जैसे कांप रहा है। नाइट फाइटर्स के नाम पर कलंक है तू ब्रो। शुभम डांटते हुए बोला, तो शैडो गर्ल से नहीं मिलाना, इसलिए इतना उछल रहा है। तू तो नीचे लड़ रहा था, मेरी जगह रहकर सोच, कोई अचानक से आकर तेरे पास बैठी हो, नाइट फाइटर होने के बावजूद तुझे उसके आने की भनक नहीं लगी। मेरी जगह तू होता तो शायद पैंट गीली कर चुका होता। अंकित हंसते हुए बोला, पैंट गीली नहीं, गीली जरूर कर लेता, मुझे याद है, वो बहुत खूबसूरत है। अगर वो मेरे सामने ऐसे आ जाती तो मैं तो खुश होकर उसे गले से लगा लेता। विनी तुरंत अंकित को हल्के किक करके बोली, सो चीप। ए तुम क्यों जल रही हो? अंकित मुंह बनाने हुए बोला। बात करते हुए वो लोग सेकंड फ्लोर पर आ गए थे। वहां हॉल में सब बैठे हुए थे। जोगेश ने जैसे ही अभय को देखा, तुरंत उठ खड़ा हुआ और पूछा, सब ठीक है ना छोड़े? अभय मुस्कुराते हुए बोला, हाँ डोंट वरी जोगेश भैया, अब इस स्ट्रीट के किसी गरीब को अपनी मेहनत की कमाई का पैसा नहीं देना पड़ेगा। और अब तो अपने अंकित ने ब्लड लस्ट एसोसिएशन को भी ज्वाइन कर लिया है। आज से आपको काम पर जाने की जरूरत भी नहीं है। ये सुनकर जोगेश दंग रह गया, लेकिन लीलावती तुरंत बोली, ऐसा नहीं होगा, मैं जानती हूँ तुम सब लोग बहुत माहिर हो, लेकिन हम मेहनत करना छोड़ना नहीं चाहते। जो जिंदगी में अपन की कमाई का सुकून है ना, वो किसी और कमाई में ना है। ये सुनकर अभय बस मुस्करा कर रह गया। वो जानता था कि लीलावती भाभी बहुत ऑनेस्ट और मेहनती लेडी थी। माँ को जो अभी सिगरेट पी रहा था, वो आखिर कश लेकर उठा और बोला, अब चलने का टाइम हो गया है, जरा करीब से देखे तो कि अपने इलाके के क्या हाल है। अभय उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, हम साथ चलते हैं। तभी मिहिका अचानक से बोली, एक मिनट रुको। ये कहकर वो अंदर गई और हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर ले आई। उसने माको की तरफ देखकर कहा, लाओ तुम्हें बैंडेज लगा दूं। माको तो एक पल के लिए चौंक गया। आज तक जब भी कोई चोट लगी, वो बिना ट्रीटमेंट के घाव भरने का इंतजार करता था। वो कोई गैंग ज्वाइन ना करके अपनी गैंग बनाना चाहता था, लेकिन कोई उसके साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। वैसे भी वो पेट्रोल पंप में काम करता था, जहां उसे बहुत कम सैलरी मिलती थी, और सिन सिटी में हॉस्पिटल और दवाइयों के रेट आसमान छू रहे थे। मिहिका ने उसके घाव क्लीन किए और बैंडेज बांध दिया। माँ को थोड़ी देर तक तो बैंडेज को देखता रहा, फिर नम आंखों के साथ मिहिका को थैंक यू बोलकर बाहर आ गया। माँ को अभय, शुभम और अंकित अब एक गली से दूसरी गली से गुजर रहे थे। रास्ते में बहुत से लोग बाहर निकल कर उन्हें ही देख रहे थे, खासकर माको को। पहले तो माको जब भी वहां लोगों को अपना गैंग बनाने के लिए रिक्रूट करने आता, सब उसे दुत्कार कर भगा देते, लेकिन अब सब जानते थे कि वही उस जगह का बॉस है। तभी एक आदमी ने हिम्मत करके माको से पूछा, भाई अब हमें प्रोटेक्शन फीस नहीं देना पड़ेगा ना? माको तो पहले से ही इस बात को लेकर डिप्रेस्ड था, क्योंकि बिना पैसे के पावर डेवलप करना बहुत मुश्किल था। जब माको ने जवाब नहीं दिया तो अभय मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, आज से किसी को भी प्रोटेक्शन फीस देने की जरूरत नहीं है। वो आदमी खुश होकर ऊंची आवाज में अभय की कही बात दोहराने लगा, और तब क्राउड माको और बाकी टीम के लिए चीयर करने लगा। उस आदमी ने फिर माको से कहा, बॉस माफ करना, पहले हमने अच्छा बर्ताव नहीं किया था, लेकिन अब आप जब भी घर आओगे ना, मैं आपकी पूरी सेवा करूंगा। एक के बाद एक लोग माको की तारीफ करने लगे। फाइनली माको के डिप्रेस्ड चेहरे पर हल्की सी स्माइल उभर आई। अब मसीहा बनकर कैसा लग रहा है माको? तुमने पैसा नहीं, लेकिन सम्मान कमाया है। ये कहते हुए अभय ने माको की पीठ थपथपाई। माको बड़े स्टाइल से अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम सबके बिना तो ये इम्पॉसिबल था। पहले तो इस गली में कुत्ते की मुझसे ज्यादा इज्जत थी, लेकिन अब ये लोग जरूर अपना गैंग ज्वाइन करेंगे। बाद में एक अच्छी बिल्डिंग देखकर मैं अपने फाइटर्स पैराडाइज ग्रुप का हेडक्वार्टर बनाऊंगा। माको मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। तब अभय ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, तुमने कभी अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया, आखिर माको के बॉस की रियल लाइफ स्टोरी क्या है? माको एक पल के लिए हैरान था, फिर वो अभय की तरफ मुड़ा और बोला, तुम सच में सुनना चाहते हो? मेरी बोरिंग कहानी में तुम्हें क्या इंटरेस्ट है भाई? अभय बोला,
तुम सुनाओ तो, बोरिंग है या इंटरेस्टिंग ये हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं अपने बॉस की कहानी सुनाता हूँ, तुम्हें बताने से मेरा क्या बिगड़ जाएगा। ये कहते हुए माको ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें दूर देखने लगी, जैसे वो अपनी मेमोरीज में खो गया हो। और तभी वो मुस्कुराया और बोला, ये आज से 15-16 साल पहले की बात है। मैं टीनेजर था और तब तो मेरे बड़े घने बाल थे। बहुत हैंडसम हुआ करता था तुम्हारा ये भाई। लड़कियां मेरे पीछे भागा करती थी और इतनी सारी लड़कियां देखकर मैं डिसाइड नहीं कर पाता था कि किसे गर्लफ्रेंड बनाऊं। उसने फिर अंकित की तरफ देखा और बोला, हाँ इससे थोड़ा ज्यादा ही हैंडसम था मैं, वो बिल्कुल शाहरुख खान माफिक। अंकित हंसते हुए बोला, आपके बॉस की लाइफ स्टोरी पूछी थी, आप तो खुद के ही तारीफों के पुल बांध रहे हो। माँ को मुंह बनाता हुआ बोला, अरे जब भी पास्ट याद करता हूँ, जवानी के दिन याद आ जाते हैं। वो भी क्या दिन थे, खैर छोड़ो। तब मेरे बॉस ने मुझे बचाया था। वो किसी मिशन में थे और उन्होंने मुझे भी नाइट फाइटर एजेंसी ज्वाइन करवा दी थी। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद मैंने बॉस की टीम ज्वाइन कर ली थी। तब मैं बस 20 साल का था और पहले से ज्यादा हैंडसम। ये सुनकर अंकित जोर से बनावटी तरीके से खांसने लगा, तो माको ने उसे घूरते हुए देखा और आगे बोला, तुम लोगों को नाइट फाइटर एजेंसी के बारे में तो पता ही होगा। नाइट फाइटर एजेंसी में बहुत से डिपार्टमेंट थे और तब हम इंडियन डिपार्टमेंट में थे। सारे बड़े डिपार्टमेंट के बीच कंपटीशन होता था। सभी ओल्ड लीडर अपनी टीम के साथ पार्टिसिपेट करते थे। ये सुनकर अभय को अपना टाइम याद आ गया। अभय की 11,762 टीम ने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट प्राइज भी जीते थे। तब तक तो अभय ऑलरेडी फेमस हो चुका था। शुभम क्यूरियस होकर बोला, फिर क्या हुआ? तब मित्तल फैमिली ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाने वाली थी, लेकिन हमारे बॉस को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। अभय ने तुरंत पूछा, कैसी इन्फॉर्मेशन? माँ को आगे बोला, उस कंपटीशन में बहुत से एक्सीडेंट्स हुए और बहुत से पार्टिसिपेंट्स मारे गए। हमारी टीम से बॉस, उनकी वाइफ और बस मैं ही बच पाया था। हमें पता चला कि ये सारे इंसिडेंट मित्तल फैमिली ने करवाए हैं। तब मित्तल का मैं लीडर बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसने कोई सीक्रेट मेथड ढूंढ निकाला था जिससे वो यंग जीनियस लोगों का इंस्ट्रूमेंट के जरिए ब्लड कलेक्ट करता था और फिर उस ब्लड के जरिए सीक्रेट मेथड यूज करके खुद को जवान बना रहा था। ये सुनते ही अभय और बाकी लोग शॉक्ड थे। माको ने गहरी सांस ली और आगे बोला, हमारे बॉस ने पुलिस को रिपोर्ट लिया, लेकिन उन्होंने हमारी बात पर यकीन नहीं किया था। आखिर में अपने साथियों का बदला लेने के लिए बॉस नाइट फाइटर की तलवार लेकर मित्तल फैमिली में घुस गए। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भले ही वो मर जाए, लेकिन उसके साथियों की मौत जाया नहीं होने देंगे। माको एक पल के लिए शांत हो गया और फिर आगे बोला, बाद में सुधीर मलिक खुद उन्हें बचाने गए, लेकिन तब तक बॉस की वाइफ मित्तल फैमिली के हाथों मारी जा चुकी थी। ये सब सुनकर अभय और बाकी सबकी आंखों में गुस्से का अंगारा दहक उठा था। मित्तल फैमिली ने बहुत से नाइट फाइटर्स को मारा था। अभय की आंखें गुस्से और नफरत से लाल हो गई थी। अपने इमोशन कंट्रोल करने के लिए उसने कस के अपनी मुट्ठी बांध ली और गहरी सांस लेकर बोला, फिर मित्तल फैमिली ने तुम्हें यहाँ एक्साइल कर दिया? हाँ, अब यहाँ आकर तो अच्छों का दिमाग खराब हो जाता है। और बॉस ने तो यहाँ आने से पहले अपनी वाइफ और अपने लॉयल साथियों को खो दिया था। शुरू में उन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश की ताकि रिवेंज ले सके। माँ को आगे हताश होकर बोला, लेकिन सिन सिटी ऐसा नर्क है जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। इसका उनके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि वो दिन रात शराब के नशे डूब गए। किसी तरह गुजारा करके मैंने उन्हें जिंदा रखा है। अभय ने माको की पीठ पर हाथ रखा और सीरियस होकर बोला, ऐसे जाबांज नाइट फाइटर से मिलना तो बनता है। माको, मैं तुम्हारे बॉस से बात करना चाहता हूँ। माको ने ना में सर हिलाया और बोला, वो तो मुझसे ही बात नहीं करते। उस दिन उन्हें पता चल गया कि मैं फाइट में मर सकता हूँ, इसलिए मुझे बचाने वो चाकू लेकर आए थे, वरना वो शराब की बोतल लेकर बैठे रहते हैं। एक बार जो मैंने ठान लिया वो मैं करता ही हूँ। तुम्हारे बॉस को भी मैं बात करने के लिए मजबूर कर दूंगा, बस तुम हमें वहां लेकर चलो। अभय को डिटर्मिन देखकर माँ को मान गया और बोला, ठीक है चलो।
लेकिन 2 बॉटल लेकर जाना पड़ेगा, शायद वो बॉटल देखकर थोड़ा खुश हो जाए। अभय ने हंसते हुए कहा, बॉटल? लेकिन अब पैसे ही नहीं बचे। माको ने पैर पटकते हुए अभय को गुस्से में देखा और फिर अपने पॉकेट से 2 मुड़ी हुई नोट निकाल कर बोला, मेरे पास ये आखिरी नोट थे। ये कहते हुए वो मार्केट की तरफ बढ़ गया। उसने पास ही की लिकर शॉप से 2 शराब की बोतल ली। बोतल देखते ही उस पर जीभ फेरते हुए बोला, अगर थोड़ा सा पी लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। ये कहते हुए वो पलटा ही था कि अभय और बाकी लोग उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वो हड़बड़ा कर बोला, नहीं मैं पीने नहीं वाला था, चलो अब जल्दी, लेकिन मैं पहले ही वार्न कर रहा हूं कि वो बहुत जिद्दी है। चारों लोग साउथ डिस्ट्रिक्ट की तरफ चल पड़े। साउथ डिस्ट्रिक्ट के स्लम एरिया के पास पहुंचते पहुंचते अभय और बाकी लोग बहुत शॉक्ड थे। वहां आसपास बस 3-4 झोपड़पट्टियां थी। गंदगी और कचरे की बदबू से सने स्लम एरिया में थोड़ी दूरी पर वो एक फटे पुराने कपड़े और बिखरे बालों वाले भिखारी जैसे हुलिये वाले आदमी को देख रहे थे। उस आदमी के हाथ में शराब की बोतल थी और सामने जमीन पर 2 लंबे चाकू गड़े हुए थे। कचरे और गंदगी की परवाह किए बिना अभय उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। उसके साथ साथ अंकित और शुभम नाक पर हाथ रखकर चल रहे थे। उस आदमी के झोपड़पट्टे के पास आते ही उन्हें अंदर से इतनी तेज बदबू आई कि शुभम और अंकित को तो उबकाई आने लगी। माको ने परेशान होकर शराब की बोतल उस आदमी के सामने रखी और बोला, बॉस, आपने कब से क्लीनिंग नहीं की है? लेकिन उस आदमी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। तब माको हेल्पलेस होकर बोला, तुम लोग बेकार आए हो, ये तो शायद ही कुछ बोले, फिलहाल तो मैं अंदर सफाई करके आता हूँ। माको बहुत लॉयल इंसान था और वो अपने बॉस की पिछले 10 सालों से ऐसे ही सेवा कर रहा था। और माको का बॉस भी माको को प्रोटेक्ट करने के लिए 10 साल बाद हथियार उठाकर आ गया था। इसी वजह से अभय इस आदमी में इंटरेस्टेड था। अभय उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, एक नाइट फाइटर को हार मानना शोभा नहीं देता। ये तुम्हारी जगह नहीं है और ये हथियार जमीन में नहीं, तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। उस आदमी ने अभय को पूरी तरह से इग्नोर किया और माको की लाई हुई शराब की बोतल खोलकर पीने लगा। कोई जवाब न पाकर भी अभय आगे बोला, मैं जानता हूं तुम्हें मित्तल से बदला लेना है, माको ने हमें सब बता दिया है। उस आदमी ने अपना सर ऊपर उठाया और अभय और बाकी लोगों को देखकर सीरियस टोन में बोला, तुम नाइट फाइटर्स हो ना? जितनी नफरत मुझे मित्तल से है उतनी ही नफरत इस नाइट फाइटर्स शब्द से है, इसलिए अपनी ये हीरो वाली शक्ल लेकर यहाँ से चले जाओ। अभय समझ रहा था कि उस आदमी को नाइट फाइटर्स से नफरत क्यों थी। अपने साथियों और बीवी को खोने के बाद शायद उसे एजेंसी से ही उम्मीद थी, लेकिन एजेंसी कोई हेल्प नहीं कर पाए। उसने गहरी सांस ली और बोला, हर नाइट फाइटर हीरो ही होता है और मित्तल सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, हमारे भी दुश्मन है। मैंने भी अपने साथियों को खोया है और इसका बदला तो मित्तल फैमिली का नामो निशान मिटाकर ही पूरा होगा। ये सुनते ही वो आदमी एक पल के शराब पीते पीते रुक गया और उसने नजर उठाकर अभय की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद की किरण नजर आई। अभय आगे बोला, मेरे साथ चलो, मैं नाइट फाइटर नंबर 0, तुमसे वादा करता हूं कि तुम अपनी आंखों के सामने मित्तल को मरते हुए देखोगे। अभय की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसके हर शब्द में कॉन्फिडेंस था। नाइट फाइटर 0 शब्द सुनते ही वो आदमी हैरानी से अभय को देखने लगा। फिर अचानक कुछ सोचते हुए बोला, तुम अकेले उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ऐसा वादा मत करो जो तुम पूरा न कर सको। आखिर में शुभम से रहा नहीं गया और वो आगे बढ़कर बोला, तुम पहले एजेंसी में थे ना? तुमने सुपर लेवल फाइटर मुकुंद आहूजा और कंटारा का नाम तो सुना ही होगा। हाँ सुना है, तो क्या? वो आदमी बोला, कुछ दिनों पहले इन्होंने ही अकेले इन दोनों के साथ साथ 30 और टॉप एक्सपर्ट्स के साथ फाइट की। उस फाइट में मुकुंद आहूजा मारा गया और कंटारा इतनी बुरी तरह घायल हुआ कि वो दोबारा लड़ नहीं पाएगा। ये सुनते ही उस आदमी के हाथ हैरानी से कांपने लगे। उसने अभय की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए पूछा, ये सच कह रहा है? अभय ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और बोला, हाँ ये सच है। वैसे तुम यहाँ रहना डिजर्व नहीं करते। अगर तुम्हें बदला लेना है
तो खुद को उस काबिल बनाना होगा। मैं टीम 11762 का कैप्टन तुम्हें अपनी नाइट फाइटर टीम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता हूँ। उस दिन फाइट में अभय इतना तो समझ गया था कि उसके सामने बैठा आदमी भले ही बुरे हाल में था, लेकिन उसमें गजब की ताकत थी। बस थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत थी। आखिर 10 साल से बिना प्रैक्टिस के ये आदमी शराब के नशे में डूबा हुआ था। तुम गलत आदमी के पास आए हो। अब मुझ में फाइटर वाली बात नहीं, वो आदमी निराशा से बोला और बॉटल से डायरेक्ट ड्रिंक करने लगा। इसके बाद तो अभय और बाकी लोगों ने जो भी कहा वो सबको इग्नोर करता रहा। उसका पूरा ध्यान जमीन में धन से चाकू पर था और वो किसी गहरी सोच में था। अभय समझ गया कि वो आदमी अभी बहुत कंफ्यूजन में है। 10 साल बाद कोई उसे फिर लड़ने के लिए कह रहा था, लेकिन 10 साल तक वो जिस निराशा और बेबसी से जी रहा था, उससे बाहर निकल पाना आसान नहीं था। पूरा दिन शराब पीकर तुम सब भुलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या 10 सालों में तुम सब भूल पाए? टेक योर टाइम। जब भी तुम दोबारा लड़ना चाहो, टीम 11762 तुम्हारा वेलकम करेगी। अब तक माको भी बाहर आ गया था। वो अंदर से सारी बातें सुन रहा था। तुम लोग जा रहे हो? माको के शरीर से भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। जब अंकित और शुभम नाक सिकोड़ने लगे तो माको हेल्पलेसली बोला, यहाँ की सफाई करने बाद मुझे अपनी भी सफाई की जरूरत है। अभय ने हाँ में सर हिलाया और वो लोग स्लम एरिया से बाहर निकलने लगे। उस आदमी ने सर उठाकर अभय को जाते हुए देखा और फिर गौर से जमीन में धन से चाकू को देखने लगा। बाहर निकलते ही अंकित ने गुस्से में कहा, डैम इट! ये शहर सच में शेर जैसे ताकतवर आदमी को चूहा बनाने का दम रखता है। किसने सोचा था कि वो भिखारी टॉप 10 नाइट फाइटर में से एक होगा? ये शहर ही मिस्टीरियस है। किसने और कब बनाया, ये तो शायद सिर्फ बख्तावर ही जानता होगा। यहाँ सिर्फ नाइट फाइटर्स ही नहीं, और भी दूसरी एजेंसी के लोग हैं। बस एक बार मेरी रियल पावर वापस आ जाए, उसके बाद इस शहर का हुलिया बदल कर रख देंगे हम नाइट फाइटर्स। अभय कॉन्फिडेंस के साथ बोला, लेकिन ये कब होगा बॉस? हम कितने दिन वेट करेंगे? शुभम बोला। आई होप मुझे पता होता, मैं तो खुद उसी दिन के इंतजार में हूँ, अभय बोला। उस दिन फाइट के वक्त उसे एक पल के लिए लगा था कि उसकी एनर्जी वापस आ गई, लेकिन अचानक ही गायब भी हो गई। इधर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के सेंटर के पास बख्तावर के मैनर जैसा एक बड़ा सा मैंशन था। ऐसे मैंशन में तो रियल पावरफुल लोग ही रह सकते थे। मैनर के एक तरफ एक लग्जूरियस रेस्टोरेंट था। उसी रेस्टोरेंट के अंदर 4 लोग बैठे थे। एक सोफे पर बैठा हरमिट बिल्कुल शांत था और अपने हाथ पर ताश के पत्ते घुमा रहा था। उसके बगल में हर्षित लाला था, जो कुछ परेशान लग रहा था। उनके सामने बैठा करीबन 60 साल का बूढ़ा आदमी टेबल पर 2 डाइस के साथ खेल रहा था। उसने टेबल पर डाइस फेंका और दोनों डाइस में 6 नंबर देखकर मुस्कुरा उठा। फिर उसने बगल में बैठे वाइट शर्ट पहने आदमी से पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है कि वो लड़का सिन सिटी में है? मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, क्योंकि ये न्यूज फाइटर एजेंसी के हमारे खबरी से पता चली है एक खास बात, और उसकी फिजिकल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। बूढ़े आदमी ने पूछा, उसके साथ और कौन कौन है? टोटल नंबर्स तो नहीं पता, पर ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है। हाँ, लेकिन सिन सिटी में पहले से कुछ नाइट फाइटर्स है, और कितने हैं, कहाँ है, ये कोई नहीं जान पाएगा, उस आदमी ने कहा। तुम उससे लड़ चुके हो ना? क्या लगता है उसकी रैंक क्या होगी? बूढ़े आदमी ने हर्मट की तरफ देखकर पूछा। आई थिंक द टॉप 5 इन द हेवनली लिस्ट, हर्मट उस दिन की फाइट याद करते हुए बोला। हर्षित लाला ये सुनकर सामने बैठे बूढ़े आदमी से बोला, तुम उसे ढूंढ निकालो कि सिन सिटी में वो कहाँ है? बिल्कुल, उस लड़के को ढूंढना तो पड़ेगा, लेकिन मैं ज़्यादा फोर्स यूज नहीं कर सकता। वैसे भी बख्तावर को तुम्हारे यहाँ होने की खबर होगी, लेकिन वो अभी एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि हमने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। अगर हमने सिन सिटी में कुछ बड़ा करने की कोशिश की, तो बख्तावर चुप नहीं बैठेगा, वो बूढ़ा आदमी बोला। हर्षित ने तुरंत कहा, लेकिन अभी वो लड़का वीक है और हमारे लिए यही सही मौका है उस पर वार करने का। घायल शेर और ज्यादा खतरनाक होता है लाला, हर्मट कार्ड्स को घुमाते हुए बोला।
तभी बूढ़े के बगल में बैठा आदमी बोला, अभी उसे ढूंढने पर फोकस करते हैं, अगर वो ठीक हो भी गया तब भी उसकी टीम छोटी है, हमारे पास बहुत लोग हैं, हम उसे आसानी से मार सकते हैं, हम तो उसे पहले ही मार देते, लेकिन वो शालिनी उस बेवकूफ़ लड़की ने सागर को छोड़कर सब गड़बड़ कर दी, वरना सागर के जरिए हम उसे पकड़ सकते थे। ये कहकर उसने फिर हर्मट की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे हर्मट तुम्हारा क्या प्लान है? हर्मट हल्के से मुस्कुरा कर बोला, जस्ट वेट एंड वॉच। तुम अभी भी कोऑपरेट करने के लिए सोच रहे हो? हर्षित लाला दांत पीसते हुए बोला, क्योंकि तुम सिंसियर नहीं हो, तुम्हारे पास पावर स्टोन्स है लेकिन तुम देने के लिए तैयार नहीं हो, और अभी तक तुम्हारे साथ वाले लोग भी सामने नहीं आए हैं। हर्मट शालीनता से बोला, हर्मट अभी तो तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा, मुझे पता है तुम अभय को अपने साथ मिलाना चाहते हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, उसे खत्म करना ही बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि वो तुम्हें खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा, हर्षित लाला समझाते हुए बोला। लेकिन हर्मट ने इस बात का जवाब नहीं दिया, वो किसी सोच में था और कोई नहीं जानता था कि उसके खुराफाती दिमाग में क्या चल रहा था। तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? बूढ़े आदमी ने वाइट शर्ट वाले आदमी से पूछा। 15 टॉप नॉच फाइटर, कुछ मित्तल फैमिली के स्पेशली ट्रेन्ड फाइटर्स भी है, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, आखिर हमें नाइट फाइटर ज़ीरो से लड़ना है। गुड, वैसे नाइट फाइटर ज़ीरो की कोई फोटो है? बूढ़े आदमी ने पूछा। फोटो? उसका चेहरा इतना सीक्रेट रखा है कि उसके कज़न के पास भी उसकी फोटोज़ नहीं मिली। फिर तो उसे ढूंढने में बड़ी मशक्कत लगेगी। खैर, 5 साल पहले उसका वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में बेस था, वो अभी भी वही जाएगा, वहीं से शुरुआत करते हैं। वो नाइट फाइटर है तो कोई ना कोई बड़ी फाइट जरूर होगी, देखते हैं कोई नया पावरफुल फाइटर आया है क्या। अभय इस बात से बेखबर था कि कोई उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक करने वाला था। अब तक वो लोग घर वापस आ गए थे। वापस आते ही उन्हें बड़ा अजीब नज़ारा देखने को मिला। बहुत से लोग सामने लाइन लगाकर खड़े थे और जोगेश और लीलावती हेल्पलेस नजर आ रहे थे। तब अभय ने जोगेश के सामने खड़े आदमी को कहते सुना, हम लोग थैंक यू कहने आए थे, हम भले प्रोटेक्शन फीस नहीं दे रहे, लेकिन तुम्हें ये फल और सामान तो लेने ही पड़ेंगे, तुम ही उन लोगों को साथ लेकर आए थे और आज से हर इंसान के 500 सिन कॉइन बचेंगे। बहुत बड़ा एहसान किया है उन लोगों ने। ये सुनते ही अभय और बाकी लोग मुड़कर थोड़ा पीछे आ गए, क्योंकि वो सामने जाते तो वो लोग उन्हें ही घेर लेते। करीबन 2 घंटे बाद जब सब चले गए तब अभय, शुभम और अंकित वापस आए। अंदर आकर उन्होंने देखा कि जोगेश और लीलावती बहुत खुश थे। उनके सामने ढेर सारा सामान रखा था, चावल, आटा, एग्स, मिल्क, वेजिटेबल्स और ना जाने क्या क्या। उन तीनों को देखते ही लीलावती मुस्कुराते हुए बोली, आ गए तुम लोग, अभी सब गए हैं, इतना सामान दे गए कि महीना हो जाएगा खत्म होने में, सब तुम लोगों की मेहरबानी है। अभय उनके सामने आया और मुस्कुराते हुए बोला, आपने कहावत सुनी है भाभी, कर भला तो हो भला, आपने भलाई का हाथ नहीं बढ़ाया होता तो ये सब न होता। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद तीनों ऊपर अपने फ्लो पर आ गए थे। उन्हें देखते ही मेहिका, जो चेयर पर बैठकर शायद उनका ही इंतजार कर रही थी, बोल पड़ी, तुम्हारे और शैडो गर्ल के बीच क्या रिश्ता है? मेहिका की नज़रें अभय पर थी और जाहिर था ये सवाल भी उसके लिए था।